बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को पुलिस अफसर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत फर्जी दिख रही थी, लेकिन सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि सोनिया गांधी के आंसू नकली थे और दिग्विजय सिंह से लेकर सलमान खुर्शीद तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस एनकाउंटर को लेकर घटिया किस्म की सियासत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शामिल एक आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि जुनैद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का जिम्मेदार है। वह घटना के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था और बाद में वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एनकाउंटर पर दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयानों की काफी कड़ी आलोचना हो रही है और एक तरफ दिग्विजय सिंह ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया था, तो दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ने यहां तक दावा किया था कि एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी क्लीन चिट देते हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को बिल्कुल सही ठहराया था। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह कहते रहे कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने मई 2016 में न केवल अपनी बात को दोहराया बल्कि अपने पक्ष में तर्क भी रखा था। उन्होंने कहा था, मैंने हमेशा कहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है और आज भी इस पर अडिग हूँ। ये जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि इसकी पुष्टि करें। हमने न्यायिक जांच की मांग की थी। अगर इसे मान लिया जाता तो सही तथ्य सामने आ जाते। दिग्विजय सिंह ने मुठभेड़ के फर्जी होने के दावे के पीछे एक तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी आपत्ति इस बात पर है कि किसी एनकाउंटर में किसी के सिर के ऊपर 5 गोलियां नहीं लग सकती। यही मेरा कहना है और इसलिए मैंने न्यायिक जांच की मांग की। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेता भले ही मृत आतंकियों को मासूम बता रहे हों, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल और उनके बाद के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस एनकाउंटर को सही बताया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने जरूर कहा था कि मृतक मासूमों की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थीं, लेकिन बाद में वो भी बदल गए और कहा कि सोनिया रोई नहीं थी, भावुक हो गई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में ऐसे 155 रोहिंग्या पकड़े गए जो म्यांमार में सजा से बचने के लिए भारत आए और यहीं छुपकर रहने लगे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया, जहां से उन्हें म्यांमार डिपोर्ट किया जाएगा। और दिलचस्प ये है कि म्यांमार की सीमा न तो जम्मू कश्मीर से लगी हुई है और न ही दोनों संस्कृतियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध ही है। फिर भी प्रदेश में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या इतनी कैसे हो गई? हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ पर पहुंचकर बस जाना किसी साजिश का हिस्सा ही प्रतीत होता है। असल में इससे पहले भी देश में एक खास मजहब के कट्टर लोगों द्वारा डेमोग्राफी बदलने मतलब जनसंख्या को बढ़ाने की साजिश की बात होती रही है और इस साजिश में राजनीतिक लोगों के साथ साथ कई एनजीओज भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसीज की नाक के नीचे इतना सब कुछ अंजाम दिया गया। बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों की खेप कोलकाता पहुंचती रही, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं सीधा म्यांमार से लगती हैं। पता चला कि उन्हें मालदा लाकर वहां से जम्मू भेजा जा रहा था और इस खेल के तार दिल्ली से भी जुड़ते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था द्वारा इन रोहिंग्या मुस्लिमों का पंजीकरण किया जाता है। ये संस्थाएं शरणार्थियों की मदद के नाम पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सक्रिय रहती हैं और इन तत्वों द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को विश्वास दिलाया जाता है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां उन्हें इस्लाम प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकेगा और ये एनजीओ और इस्लामिक संस्थाएं रोहिंग्या मुस्लिमों को जम्मू पहुंचाती थीं और उनकी यात्रा से लेकर रहने, खाने पीने सभी व्यवस्थाएं का पूरा जिम्मा उठाया करती थीं। जम्मू, सांबा और बाड़ी ब्राह्मणा में इनके लोग पहले से मौजूद थे, जो मस्जिदों और मदरसों में इनके रहने का बंदोबस्त करते थे। फिर उन्हें झुग्गियों में बसा दिया जाता था और खास बात यह है कि उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में बसाया जा रहा था जहां मुस्लिमों की जनसंख्या कम है। साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर में चल रहे जिहाद और म्यांमार में बौद्धों के अत्याचार को जोड़कर और कट्टर बनाया जाता है। उनसे कट्टर बातें करके जिहादी तत्वों के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता था। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर से सटे होने का उन्हें दोहरा फायदा मिलता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के मुस्लिम जम्मू में पहले से बसे हुए हैं, इसलिए किसी को शक नहीं होता था। जब भी इस पर कोई आवाज उठती थी तो इनकी मददगार संस्थाएं उन्हें पीड़ित बताते हुए अपना खेल शुरू कर देती थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस ने रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। भले ही उन्हें वोट का अधिकार न हो, लेकिन उन्हें संरक्षण देकर मुस्लिम समाज को खुश किया जाता था और उनके खिलाफ कार्रवाई न करके तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। जम्मू कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में कहा था कि रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है।
जमात इस्लामी कश्मीर जैसे कई संगठन इनके लिए काम कर रहे हैं और उनके नाम पर जुलूस निकालते रहते हैं और क्षेत्र में तनाव का माहौल बनाते रहे हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक गुट के अध्यक्ष मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने रोहिंग्या के लिए कश्मीर में सांत्वना दिवस का भी आयोजन किया था। कुछ वर्षों पहले म्यांमारी आतंकी छोटा बर्मी को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी जम्मू कश्मीर के जिहादियों और म्यांमार के रोहिंग्याओं के बीच सेतु का काम कर रही है। कोलकाता के मौलवी भी उन्हें जम्मू पहुंचाने में मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में उन्हें रोजगार भी आसानी से मिल जाता है। कई रोहिंग्याओं का ये कहना है कि वो बिना किसी जांच के ट्रेन से यहां आराम से पहुंच जाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुल 13,600 विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावी पंडित बार बार बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं और विधायकों पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा और ममता बनर्जी को इस्तीफा भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यह है कि चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी पर नेताओं का कोई भरोसा नहीं रहा, या फिर पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत को वो ज्यादा बेहतर जान नहीं रहे हैं, या फिर पार्टी छोड़ने की वजह कोई और है। माना जा रहा है कि टीएमसी में जारी टूट फूट के पीछे बीजेपी नेता मुकुल रॉय का दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है। टीएमसी के नंबर 2 नेता रह चुके बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रॉय अब बीजेपी के बंगाल अभियान के हर फ्रेम का हिस्सा हैं। उन्हें अब तक सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं माना जा रहा है और इसके बाद भी रॉय ने नाराजगी जाहिर नहीं की है। वह बीजेपी के लक्ष्य इस बार 200 पार पर काम कर रहे हैं। मुकुल रॉय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक युवा कांग्रेस के नेता के रूप में की थी। तब ममता बनर्जी संगठन का हिस्सा थीं। ममता ने जनवरी 1998 में कांग्रेस से अलग होने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। वह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसके बाद रॉय दिल्ली में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे। साल 2006 में उन्हें महासचिव बनाया गया और राज्यसभा पहुंचे। यूपीए सरकार में उन्होंने रेल मंत्री बनने से पहले राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इससे पहले रेल मंत्रालय ममता बनर्जी के पास था। हालांकि रॉय का कार्यकाल छोटा था। सितंबर 2012 में तृणमूल ने खुदरा और विमानन क्षेत्र में 51 FDI के मुद्दे पर यूपीए से खुद को अलग कर लिया। शारदा घोटाले में उनका नाम आने के बाद रॉय और ममता बनर्जी आखिरकार 2015 में अलग हो गए। साथ ही नारद स्टिंग ऑपरेशन में कथित रूप से तृणमूल नेता शामिल थे। सितंबर 2017 में रॉय को तृणमूल से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था और इसके बाद वह नवंबर में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रॉय ने तब से राज्य में बीजेपी को आधार बनाने में मदद करने का काम किया। पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने का श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि रॉय द्वारा बीजेपी में लाए गए नेताओं में तृणमूल विधायक शोभन चटर्जी, सब्यसाची दत्ता, सुनील सिंह, विश्वजीत दास, विल्सन चंपामारी और मिहिर गोस्वामी के अलावा उनके बेटे और विधायक शुभ्रंशु रॉय हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और जितेंद्र तिवारी जैसे तृणमूल नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तृणमूल के 5 और विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी, शीतल दास और दीपेंदु बिस्वास बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सोनाली गुहा ने कहा कि वह मुकुल दा के अनुरोध पर बीजेपी में शामिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 साल पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी और अब उसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश की सत्ता भी छीन ली। कांग्रेस के लिए ये चोट कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी को अब तक सिंधिया के जाने की कसक है। आखिरकार राहुल का दर्द जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में वे बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की युवा शाखा को कांग्रेस संगठन की अहमियत के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रुके गए होते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में वे बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का विकल्प था। मैंने उनसे कहा था कि आप एक दिन मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुना। राहुल ने आगे कहा कि आप लिख लीजिए, वहां कभी वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके लिए उन्हें यहां वापस आना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से लड़ें और किसी से कतई न डरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल मार्च में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे।
सिंधिया कांग्रेस पार्टी में अपने स्थान को लेकर असहज और असंतुष्ट थे और इसी वजह से पिछले साल 9 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता ग्रहण की। सिंधिया की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। वे करीब 18 वर्षों तक पार्टी में रहे। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ की सरकार की तरफ से किसानों और युवाओं को किए गए वादों को पूरा न करना पार्टी छोड़ने का एक बड़ा कारण है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने से सिंधिया काफी निराश थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय पर राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि राज्य में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा। लेकिन कमलनाथ सरकार में ऐसा हुआ नहीं। इससे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस से विधायकों के अलग होने से सरकार अल्पमत में आ गई थी। कुछ ही दिनों में कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। संसद में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल को किसी स्कूल में भेजने की जरूरत है ताकि उन्हें यह जानकारी हासिल हो सके कि भारत सरकार के अधीन कौन कौन से विभाग काम कर रहे हैं। देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के सवाल के जवाब में मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने 2 फरवरी को लोकसभा में विभाग से संबंधित सवाल पूछा और कुछ दिनों बाद ही भूल गए कि देश में ये विभाग भी काम कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पता नहीं उनकी याददाश्त खत्म हो गई है या क्या हुआ है, पता नहीं, मुझे ठेस लगी है। राहुल गांधी ने 2 फरवरी को अतारांकित प्रश्न किया था, लेकिन पुदुचेरी और कोच्चि में जाकर कहा कि मत्स्य पालन विभाग है ही नहीं। मैं सरकार में आऊंगा तो एक अलग मंत्रालय बनाऊंगा। मुझे अफसोस है महोदय कि ये किसका प्रश्न था। मैं संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर देश में मत्स्य पालन क्षेत्र की जर्जर हालत रखने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 तक पीढ़ियां दर पीढ़ियां राज करने वालों ने केवल 3,682 करोड़ रुपए ही आवंटित किए, जबकि मोदी सरकार ने महज 6 वर्षों में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। उन्होंने दावा किया कि 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस शासन में देश में सिर्फ 100 लाख टन मछली उत्पादन हुआ करता था, जबकि मोदी सरकार के पिछले 6 सालों में 150 लाख टन उत्पादन हुआ। इनके नेता को पता नहीं है कि मत्स्य पालन विभाग कहां है। मोदी जी ने 2019 के पहले 2 विभाग बना दिए थे। 32,572 करोड़ रुपए के निवेश का मॉडल रखा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास 10.87 की दर से हो रहा है, जो कांग्रेस शासन में सिर्फ 5.27% ही हुआ करता था। गिरिराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा, इनके नेता को कहीं स्कूल भेजिए, इनको बताइए कि भारत में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, नहीं तो ये भूल जाते हैं कि संघीय ढांचे में कौन कौन से विभाग हैं। और इससे पहले केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुदुचेरी के दौरे पर कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो अलग से मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने लोकसभा में पूछे गए राहुल के एक सवाल के हवाले से आरोप लगाने लगे। राहुल गांधी जानते हैं कि देश में मत्स्य पालन विभाग पहले से ही है, लेकिन मछुआरों को बहकाने के लिए झूठी बात कही। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि वो मत्स्य पालन का अलग मंत्रालय चाहते हैं, न कि एक विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।